लाल है. Hello students, myself Rakesh Kumar, and today we are going to study the first chapter of 12th physics, that is electrostatics. Okay, so this is the first unit of your physics syllabus, electrostatics. First of all, we are gonna study the definition of electrostatics. So what is the definition of electrostatics? The branch of physics, obviously we are studying in physics, so this is a branch of physics. So the branch of physics which deals with the phenomena associated with the charges at rest is called electrostatics. So this is the most important part of this definition, charges at rest. So what is the definition of electrostatics? The branch of physics which deals with the phenomena associated with the charges at rest is called electrostatics. The another branch of physics, which is electrodynamics, is the branch of physics which deals with the phenomena associated with the charges which are moving or the charges which are in motion. Since statics mean at rest, so electrostatics deals with the charges which are at rest and the charges which are not moving. And if in any particular case, if charge is moving, then its motion should be as slow, that is acceleration is almost zero. Okay, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ऐसा नहीं है कि चार्जेस बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे. अगर पार्शियल मूवमेंट होता भी है तो मूवमेंट आपका इतना रेयर या इतना स्लो होगा दैट नेट एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल वुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो. सो ये अपना डेफिनेशन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. ठीक है, इसमें अपन चार्जेस एट रेस्ट, जो चार्जेस स्टेशनरी स्टेट में होंगे, जो चार्जेस रेस्ट पर होंगे, या जिन चार्जेस के अंदर पार्शियल मोशन अगर एग्जीक्यूट होता भी है तो उस पार्शियल मोशन का जो आपका एक्सेलरेशन था वो आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो होना चाहिए. ठीक है, तो इस ब्रांच को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक. आज के इस लेक्चर में हमारा जो प्राइमरी जो आपका फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा चार्ज के ऊपर. ठीक है, इस लेक्चर के अंदर बेसिकली अपन कुछ फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन वो अपन स्टडी करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड चार्ज. ओके, सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज को डिफाइन करने से पहले 11th क्लास के अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो आपने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े थे उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. In first chapter of physics, you have studied about the fundamental forces in nature. The first fundamental force is gravitational force, जो आपने डिटेल में पढ़ा है क्लास 11th में. Second force is electromagnetic force, जो आप 12th क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे. And third is nuclear force, जो न्यूक्लियस के प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को क्लोजली बाइंड करके रखता है. और 12th क्लास के अंदर जो आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर है उसमें अपन न्यूक्लियर फोर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे. और फोर्थ कैटेगरी वाज वीक फोर्सेस, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान आपके अप्लाई होते हैं. सो देयर वर 4 फंडामेंटल फोर्सेस विच आर प्रेजेंट इन नेचर. फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, second one is electromagnetic force, third one is nuclear force, and fourth and last one is weak force. So if we talk about gravitational force, then you have studied in class 11th that to experience the gravitational force or to apply the gravitational force, the one property that is compulsory for an object to feel or to apply the gravitational force is mass.
मतलब मास वो प्रॉपर्टी है जो ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करने के लिए या ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए मस्ट हैव प्रॉपर्टी है आपकी मास। मतलब ये कि अगर किसी पार्टिकल में या किसी ऑब्जेक्ट में मास अगर नहीं है तो वो पार्टिकल या वो ऑब्जेक्ट ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स को फील कर सकता है, ना ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकता है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर फील करना हो या ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करना हो देन दैट पार्टिकल और दैट ऑब्जेक्ट मस्ट हैव ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड मास। ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट आपने किलोग्राम होता है, ये सब आपने स्टडी किया था। तो बिना मास के ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका एप्लीकेशन या उसका एक्सपीरियंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को प्राइमरी लेवल पे फील या एक्सपीरियंस करने के लिए आपको मास की जरूरत होगी। अगर मास नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करना ही आपका फजूल है, बेकार। तो सेकंड कैटेगरी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को अप्लाई करने के लिए अगर किसी फंडामेंटल प्रॉपर्टी का अपने को रिक्वायरमेंट था तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई करने के लिए भी कोई ना कोई ऐसा फंडामेंटल प्रॉपर्टी अपना होना चाहिए। And that fundamental property which is required for the application of electromagnetic force is called charge. So charge is the fundamental property which makes a particle or an object capable to feel or to experience or to apply the electromagnetic force. जिस तरह से बिना मास के ग्रेविटेशनल फोर्स को आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप फील नहीं कर सकते, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को बिना चार्ज के ना तो अप्लाई किया जा सकता है ना ही फील किया जा सकता है। ठीक है, to apply and to experience the electromagnetic force the particle or the object must have charge. So this is the definition of charge. And what is that definition? Charge is the fundamental property of a particle or an object which makes it capable to apply or experience the electromagnetic force. Okay, so the definition of charge is the fundamental property of an object or of a particle which makes it capable to apply or to experience the electromagnetic force. किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के लिए चार्ज आपका बेसिक नेसेसिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई करने के लिए या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फील करने के लिए। ठीक है, चार्ज का जो आपका रोल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में है वो बिल्कुल वैसा ही है जो रोल आपका मास का ग्रेविटेशन में। हालांकि दोनों फोर्सेस के बीच में डिफरेंसेस आपके बहुत सारे हैं। प्राइमरी डिफरेंस आप यही देख सकते हैं दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर while the electromagnetic force can be attractive or repulsive depending upon the nature of charges that we are dealing with. This is the primary difference between gravitational force and electromagnetic force. इसके अलावा और भी जो आपके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं उनको अभी इसी लेवल पे स्टडी करना अपने लिए ज़रूरी नहीं है। एक बेसिक सा डिफरेंस मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जो मास की वजह से अप्लाई होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। दो मासेस एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट ही करेंगे। ठीक है, पर दो चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अपन ने पढ़ा है दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो उनके बीच में रिपल्सन लगेगा, और अगर दोनों चार्जेस का नेचर एक दूसरे से ऑपोजिट है तो उनके बीच में अपना क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। सो दैट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज। नाउ डेफिनेशन के बाद जो चीज़ अपन बहुत फर्स्ट हैंड अपन जो स्टडी करते हैं किसी भी फिजिकल फिनोमिना के बारे में या फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, वो है अपना SI यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? SI स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? The SI unit of charge is coulomb, which is represented by capital C. जिन जिन यूनिट्स का नाम किसी साइंटिस्ट के नेम पे डेराइव है उन सारे यूनिट को अपन कैपिटल लेटर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी जो है उनको अपन स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल।
कैपिटल J, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, कैपिटल N, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, कैपिटल K, केल्विन। ये सब आपके साइंटिस्ट के नेम से डेराइव किए गए थे, जो हम कैपिटल लेटर के अंदर शो करेंगे, और इसके अलावा बाकी अपन स्मॉल लेटर में लिखते हैं। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, मीटर। मीटर किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, इसलिए स्मॉल m के द्वारा अपन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। So SI unit of charge is coulomb, which is represented by capital C, and capital C why? Because coulomb is the name of a scientist. अब किसी एक यूनिट से अपना काम चलने वाला है नहीं, so we have to use other units as well. So smaller units, because 1 coulomb charge is very extensive in size. 1 coulomb charge is a very huge quantity of charge. So we are gonna deal with the smaller amount of charge, which are micro coulomb and nano coulomb. These are the smaller quantities of charge that we are going to deal with, micro coulomb and nano coulomb. Micro stands for 10 raised to power minus 6, nano stands for 10 raised to power minus 9. So SI unit of charge is coulomb, but there are other small units of charge which are micro coulomb 10 raised to power minus 6 coulomb and nano coulomb that is 10 raised to power minus 9 coulomb. न्यूमेरिकल्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर में जिन चार्जेस के साथ हम डील करेंगे, उन न्यूमेरिकल्स के अंदर बेसिकली यही दो टर्म आपकी एसोसिएट होंगी, माइक्रो coulomb एंड नैनो coulomb. ओके, नाउ सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ चार्ज इज क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस. And the credit of classification of charge goes to the statesman, entrepreneur, politician, scientist Benjamin Franklin, whose photo is printed on the $100 bill of United States of America. Benjamin Franklin was the scientist who proposed the classification of charge. So what is the name of scientist which classified the charges? The name of scientist who classified the charges is Benjamin Franklin. Okay, and Benjamin Franklin thought that charge was a matter. Benjamin Franklin के according charge जो है which is a type of matter, but हम सब जानते हैं कि चार्ज कोई मैटर नहीं होता. चार्ज मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है जो उस पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है. बाकी चार्ज किसी तरह का कोई मैटर आपका नहीं होता. बट बेंजामिन फ्रैंकलिन थॉट दैट चार्ज वाज ए काइंड ऑफ मैटर, एंड अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, excess of that particular matter makes the object positively charged, and if an object is deficient of that particular matter, then the object is said to be negatively charged. बेंजामिन फ्रैंकलिन के अकॉर्डिंग उन्होंने चार्ज को क्या कंसीडर किया था? एज ए टाइप ऑफ मैटर. एंड अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रैंकलिन, अगर किसी ऑब्जेक्ट में उस पर्टिकुलर मैटर का एक्सेस है, देन बेंजामिन फ्रैंकलिन सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. और अगर किसी ऑब्जेक्ट में उस पर्टिकुलर मैटर का डेफिशिएंसी है, देन द मैटर इज सेड टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड. अब चार्ज एक तरह का मैटर होता है, इट इज ए रॉन्ग कंसेप्ट. ओके, एक्सेस एंड डेफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर makes the object positively or negatively charged. This statement becomes senseless when we cancel this point. Okay, now ये दो कैटेगरीज हमारे पास बचती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. बेंजामिन फ्रैंकलिन चार्ज को मैटर की तरह कंसीडर करते थे, गलत बात है. अब उसी मैटर की एक्सेस और डेफिशिएंसी जो उन्होंने कंसीडर की, वो भी गलत बात है. पर एक्सेस और डेफिशिएंसी के अकॉर्डिंग जो कैटेगरीज उन्होंने क्लासिफाई की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, वो दोनों की दोनों जो आपकी कैटेगरीज हैं वो हमने यहां से ली थी. ओके,
सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जब हम बोलते हैं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द पर्सन हु क्लासिफाइड द इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसका मतलब ये है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपनी ये हाइपोथेटिकल जो आपकी कॉन्सेप्ट या जो स्टोरीज थी उनके थ्रू जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरीज के अंदर, हमें उन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट को एक तरीके से हम उनको डिस्कार्ड कर देंगे, बट जो रिमेनिंग दो कैटेगरीज थी पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटेगरी, हम सिर्फ वहीं से उनको लेंगे और हमने डिफाइन किया या क्लासिफाई किया दैट चार्जेस का दो नेचर होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हालांकि बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट पर्सन who associated the lightning or the lightning electricity or the static electricity in the sky with charge। इन्होंने अपना एक फेमस काइट एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने थंडर स्टॉर्म के बीच में अपना एक काइट था, उस पर आपका एक मेटलिक आपका वो थ्रेड बना हुआ था, ठीक है। उस मेटलिक थ्रेड को उन्होंने नीचे एक आपका ग्लास का जार था, उसमें एक मेटलिक आपका नॉब लगा के उसमें कनेक्ट किया, ऊपर लाइटनिंग जो स्ट्राइक हो रही थी उससे वो जो आपकी काइट के अंदर जो मेटलिक स्ट्रिप थी वो चार्ज हुआ और चार्ज हुआ के नीचे आपका जार में कलेक्ट हो गया। तो उनके मुताबिक जो आपका लाइटनिंग जो आपका स्काई के अंदर थंडरस्टॉर्म के दौरान जो लाइटनिंग इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होती है उसको चार्ज के साथ या इस पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल मैटर के साथ कनेक्ट करने का जो क्रेडिट है वो हम बाकायदा बेंजामिन फ्रैंकलिन को दे सकते हैं। और इन्होंने जो आपकी कैटेगरीज डिफाइन की थी पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरी, वही हमने आज अपन यूज़ में लेते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैटेगरी। अब अपनी बात आती है कि हम कौन से पार्टिकल को पॉजिटिवली चार्ज आपका असाइन करेंगे, कौन से पार्टिकल को नेगेटिव चार्ज अपन असाइन करेंगे। तो एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दीज आर द थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन जिसका चार्ज 0 होता है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन की तो बात ही नहीं करेंगे अपन, रिमेनिंग प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन ये है कि जब अपन ने क्लासिफिकेशन की जब बात आई तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव जो कैटेगरीज थी वो हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन से एक तरीके से उधार ली। अब जब बात आई कि पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरी के अंदर हम किस किस को क्या क्या असाइन करें, तो ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करने की बजाय हम एटम के जो आपके पार्टिकल्स थे उनको क्यों क्लासिफाई करने पे अपन अड़े हुए, ठीक है। जब आपके पास दो कैटेगरीज थी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, तो आप ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं क्लासिफाई कर रहे थे, जबकि आप फंडामेंटल जो पार्टिकल्स थे एटम के उनको क्लासिफाई करने में अपन ज़्यादा इधर जोर लगा रहे हैं। रीज़न ये कि हर एक ऑब्जेक्ट या हर एक मैटर डीप डाउन फंडामेंटल यूनिट उसका एटम होता है, ठीक है। कोई भी मैटर आपका, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल, चाहे वो आपका किसी भी फिजिकल स्टेट में हो या कहीं भी हो, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट और मैटर इज एटम, ओके। एंड एटम के अंदर जो तीन पार्टिकल थे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसमें न्यूट्रॉन आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सो कैंसल आउट, रिमेनिंग प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सो अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर आप क्लासीफाई कर देते हैं उनकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो मतलब आप सारे ऑब्जेक्ट, सारे पार्टिकल को एक तरीके से जनरली आप क्लासीफाई कर सकते हैं। इसलिए हमने ऑब्जेक्ट को या पार्टिकल्स को क्लासीफाई करने की बजाय जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उनको क्लासीफाई करना अपने लिए जो था वो बेहतर था, अच्छा था। तो प्रोटॉन था हमारे पास और इलेक्ट्रॉन था हमारे पास, ओके। सो वी असाइन पॉजिटिव चार्ज टू द प्रोटॉन एंड नेगेटिव चार्ज टू द इलेक्ट्रॉन, ओके। प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड आपका रोटेट करता रहता है अपना फिक्स एनर्जी ऑर्बिट्स के अंदर। प्रोटॉन हैज बीन असाइंड द पॉजिटिव साइन एंड न्यूट्रॉन इज असाइंड द नेगेटिव साइन। प्रोटॉन को हमने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन के लिए हमने बोला कि ये नेगेटिव चार्ज कैरी करता है। इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन, लॉजिक वगैरह कुछ नहीं था। प्रोटॉन को पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज असाइन करने के पीछे कोई लॉजिक आपका नहीं है। अगर आज अपन बोलेंगे नहीं हम तो प्रोटॉन को जो है वो नेगेटिव कंसीडर करेंगे और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो देयर वुड बी नो इफेक्ट अपॉन नेचर और फिजिक्स। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नेचर को या फिजिक्स को, बिकॉज आप आज से लगभग 100 या 200 ईयर्स पहले जिसने भी असाइन किया था उसने भी अपनी मर्जी से असाइन किया था, उसके पीछे कोई लॉजिक या उसके पीछे कोई और साइंटिफिक रीजन नहीं था।
तो प्रोटॉन को हमने असाइन किया पॉजिटिव साइन, इलेक्ट्रॉन को हमने असाइन किया नेगेटिव साइन. ओके, सो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर ऑपोजिट नेचर के चार्जेस मौजूद होते हैं. प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज. नाउ व्हाट अबाउट द अमाउंट ऑफ चार्ज? ओके, टिल नाउ we are only worried about the nature of charge. Now we have to tell what is the amount of charge which is present upon proton and electron. Okay, the amount of charge which is present upon proton and electron is same, which means nature दोनों का opposite है. proton positive, electron negative, पर चार्ज का अमाउंट जो दोनों पर आपका एग्जिस्ट करता है उसका मैग्नीट्यूड दोनों में इक्वल. यहां आप वो मैथ वाला जो लॉजिक है वो इधर आप काउंटर नहीं करेंगे दैट नेगेटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव क्वांटिटी. यहां जो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन है विच मर्ली इंडिकेट्स द नेचर ऑफ चार्ज विच इज प्रेजेंट अपॉन द पार्टिकल. इट हैज नथिंग टू डू विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. ओके, सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, these are the nature of charges. Okay, they are not associated with the magnitude of charge. That's why the amount of charge which is present upon proton and electron it's same. And what is that amount? That amount is 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Okay, the charge of proton and charge of electron is 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb, and this amount is called elementary charge. What? Elementary charge, which is represented by small e. Small e is the acronym of elementary charge, and elementary charge is what? Elementary charge is the amount of charge which is present upon proton and electron, and numerical value of elementary charge is 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This amount of charge is verified by Millikan's oil drop experiment. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट विच वेरीफाइड द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट अपॉन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, देन द नेम वुड बी मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ओके, दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो वेरीफाइड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज which we are going to study in our next video lecture. So the category in which the proton has been assigned the nature of charge is positive. Negative is the nature of charge which is present upon the electron. The positive and negative nature of charge does not have any association with the magnitude of charge. The magnitude of charge upon proton and electron are equal, and that magnitude is 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb. This amount, specific amount, is called elementary charge, which is represented by small e, and this amount and the quantization of charge is verified by the experiment which is Millikan's oil drop experiment. Okay, so this is the basic or the fundamental about the charge. First one is, what is the definition of charge? Charge is the fundamental property of an object or of a particle which makes it capable to apply or to experience the electromagnetic force. Mean, चार्ज किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है जो उसको कम से कम इस लायक बनाती है, केपेबल बनाती है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अप्लाई कर सके या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को फील कर सके. ओके, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब and the smaller units of charge is microcoulomb, that is 10 raised to power minus 6 coulomb, nanocoulomb, that is 10 raised to power minus 9 coulomb. Okay, second aspect of charge is classification of charges. Benjamin Franklin classified the charges into two categories, which are positive and negative charge. By convention, the subatomic particle proton has been assigned the sign positive
and the subatomic particle electron is considered to be having the negative charge, which means proton and electron carries opposite nature of charges. Although the magnitude of charge which is present upon the proton and electron is same, and that specific amount is 1.602 into 10 raised to power minus 19 coulomb, which is also called elementary charge, which is represented by small e, and this specific amount is verified by the Millikan's oil drop experiment. Okay, this Millikan oil drop experiment also verifies the quantization of charge, the one property of charge that we are going to study in our next video lecture. Okay, now properties of charge. And the first property that we are going to study is additivity of charges. Now, in this property, consider a system. And in this system, there are multiple charges Q1, Q2, Q3, Q4 and Qn. So, consider a system in which multiple charges are present, which are Q1, Q2, Q3, Q4 and so on Qn. Okay, now if you want to find out the total charge, or in technical term the net charge of the system, you have been given a system which consists multiple charges, and now you have to find out the total charge or the net charge of the system. Then what would be the total or net charge of the system? The total and net charge of the system will be the algebraic sum. The net charge of a system which consists multiple charges is the algebraic sum of all the charges that are present in the system. So if you want to find out the net charge of the system, then you have to find the algebraic sum of all the charges which are present in the given system. Now, what is this term algebraic sum? As we know, charge is a scalar quantity. There are two types of quantities in physics at this level. One is vector quantity, another one is scalar quantity. Vector quantity is what? The quantity which requires both magnitude and direction to define itself, such as force, torque. And what is scalar? Scalar is a type of quantity which only requires the magnitude to define itself. It has nothing to do with the direction. These are the two categories of quantities in physics. Vector quantities are those quantities which requires magnitude as well as direction to define themselves, or scalar quantity is a type of quantity which requires only magnitude to define itself. It has nothing to do with the direction. Okay, force, displacement, velocity, momentum, these are all the vector quantities. Time, mass, temperature, electric current, charge, these are the examples of scalar quantity. So charge is a scalar quantity which only have magnitude. Okay, positive and negative sign of the charge is just a representation of their nature. Okay, positive and negative sign does not indicate any type of direction. So charge is a scalar quantity which only have its magnitude. So when you add multiple charges, then you are adding scalar quantities, and scalar quantities are just number. Okay, so
if you are adding the multiple charges to get the net charge of the system, then in indirect way you are adding just some numbers, the numbers which are representing the charge in coulomb. So the addition of number is algebraic sum. तो इस अल्जेब्रिक सम जो टर्म था उसका मीनिंग ये हुआ कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ एक नंबर होता है. सो आप एक सिस्टम का नेट चार्ज कैलकुलेट करने के लिए जो सारे चार्जेस वहाँ प्रेजेंट थे उन सब जब को आप उन सबको जब ऐड कर रहे थे तो मतलब आप नंबर्स को ऐड कर रहे थे, ओके, और नंबर्स को ऐड कर रहे थे विच मीन्स अल्जेब्रिक सम. हाँ, नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे मतलब यहाँ जब आप चार्जेस को ऐड करेंगे तो जो उनका साइन है वो उनका साइन आपको वहां पे लेना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ Q1 इज पॉजिटिव देन द साइन ऑफ Q1 इज टेकन एज पॉजिटिव. इफ Q2 इज नेगेटिव देन ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ दी चार्जेस द साइन ऑफ Q2 मस्ट बी टेकन नेगेटिव. ओके, इन सबको ऐड करना है नंबर्स के जैसे, और नंबर्स को जब आप ऐड करते हैं तो नंबर्स का जो साइन होता है उसको वैसा का वैसा आप रखते हैं. तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका साइन आप पॉजिटिव रखिए, कोई नेगेटिव है तो उसका साइन नेगेटिव रखिए. ओके, सो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस मीन्स अगर एक सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस आपके प्रेजेंट है एंड यू हैव टू फाइंड द नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम, देन ऑल यू हैव टू डू is to do the algebraic sum of all the charges that are present in the system. And by algebraic sum I mean that the charges must be added as numbers, okay, retaining their signs. Positive charges must retain their positive sign, negative charges must retain their negative sign. Take an example. Consider a system. Here Q1 is 5 microcoulomb, Q2 is minus 2 microcoulomb, Q3 is minus 4 microcoulomb, and you have to find the net charge of this system. So to find the net charge of the system, what would you do? You will add all the charges that are present in the system. So Q net will be the algebraic sum of Q1, Q2 and Q3. Now, what is the value of Q? 5 microcoulomb with positive sign. What is the value of Q2? Minus 2 microcoulomb. What is the value of minus 4 microcoulomb? The value of Q3. Now, net charge of this system is 5 minus 2 minus 4 microcoulomb. 5 minus 2 minus 4, 5 minus 6 minus 1 microcoulomb. Minus 1 microcoulomb is the net charge of this system. Okay, so if you want to find the net charge of a system, then all you have to do is to do the algebraic sum of all the charges which are present in the system, and during the addition the charges must retain their signs. If the charge is positive, then during addition the sign will be positive. If the charge is negative, then during the addition the sign will be negative. Okay, this is the method to get or to obtain the net charge of a system, and this property is called additivity of charge. So the statement of additivity of charge is, if a system contains multiple charges, then the net charge of that system is equals to the algebraic sum of all the charges which are present in the system. Okay, now we will study about some examples of multiple charges system, and the first familiar example of this multiple charge system is atom. Consider sodium atom. The atomic number of sodium is 11, and you must know that the number of proton is same as of the atomic number, and the number of electron is same as the number of protons. So if the atomic number of sodium is 11, then it means that the number of protons is 11 and number of electrons is also 11. Okay, charge of one proton is positive E,
E means 1.6 or 2 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So we know that charge of a single proton is positive E. So charge of 11 proton is positive 11E. As we know, charge of 1 electron is minus E. So charge of 11 electron is minus 11E. Now you have to find the net charge of the system. So to get the net charge of the system, what is the process? To get the net charge of the system, we must add all the charges which are present in the system. So if atom is considered to be a multiple charge system, then the total positive charge which is present in the system is positive 11E, and the total negative charge which is present in the system is negative 11E. So net charge of the system is the algebraic sum of all the charges which are present in the system. So total positive charge plus 11E, total negative charge minus 11E. So this becomes 11E minus 11E. These will be cancelled out and the net charge of the system will be 0. Okay. So if you consider a random atom, for example sodium, then the atomic number of sodium is 11, and if the atomic number of sodium is 11, then it means the number of proton is 11, and if the number of proton is 11, then in an atom the number of protons and number of electrons is equal, so electrons must be 11. Now the charge of a single proton is positive E, so the charge of 11 protons will be positive 11E. If charge of a single electron is negative E, then charge of 11 electrons will be negative 11E. Now if you consider atom as a system, then the total or net charge of the system will be the algebraic sum of all the charges which are present in the system. All the charges are positive 11E and negative 11E, and when you add 11E into minus 11E, then the total or net charge of the system will be 0. Okay, so total charge or net charge of the atom is 0. And now remember this, if the net charge of a system is 0, then that system is called electrically neutral. If the net charge of the system is 0, then the system is called electrically neutral. So we can say the same for the atom, that all the atoms are electrically neutral. Their net charge is 0 because an atom carries equal amount of positive charge and equal amount of negative charge. That's why the total or net charge of the atom is 0, and that's why the atom is called electrically neutral. Now the second example of additivity is neutron, a subatomic particle which exists in the nucleus. The other subatomic particle which accompanies the neutron nucleus is proton, which is positively charged. Now we are gonna find why the neutron is electrically neutral, because we know that neutron is electrically neutral, the total charge of neutron is 0. In this topic we are going to find why the neutron is electrically neutral, what is the reason behind the neutrality of neutron. Okay, now you must remember that nucleons, which means proton and neutron, proton and neutrons are collectively called nucleons. So nucleons are made up of quarks particle. Neutron and proton are made up of quark particles. Two types of quark particles, especially up quark and down quark. Proton and neutrons are made up of two types of particles which are called quark particles, up quark and down quark.
up quark is denoted by capital U, down quark is denoted by capital D. The charge of up quark is positive 2 upon 3e, 2/3 of elementary charge, and down quark charge or the charge of down quark is 1/3 of elementary charge, but with the nature of negative. Okay, so up quark is positive 2 upon 3e, down quark is minus 1 upon 3e. Since we are talking about neutron, the composition of neutron is 2 down quark plus 1 up quark. Neutron is made up of 2 down quark and 1 up quark. Okay, so if you want to find the net charge of the neutron, then you have to add or you have to find the algebraic sum of all the charges which are present in the neutron. So in neutron there are 2 down quark and 1 up quark. Okay, so the net charge will be twice of the charge of down quark plus the charge of 1 up quark. Okay, so net charge is minus 2 upon 3e plus 2 upon 3e plus 2 upon 3e is cancelled by the minus 2 upon 3e. So the net charge of the neutron is 0. That's why neutron is electrically neutral. So न्यूट्रॉन के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि वाई न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. तो हमने आपको बताया कि न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिव फॉर्म में आप न्यूक्लियॉन बोलते हैं. तो जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो आपके क्वार्क पार्टिकल से मिलके बने होते हैं. स्पेशली 2 तरह के क्वार्क पार्टिकल, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क. अप क्वार्क को U से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, डाउन क्वार्क को D से रिप्रेजेंट करते हैं. अप क्वार्क का चार्ज होता है आपका 2/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, पॉजिटिव साइन. डाउन क्वार्क का चार्ज होता है नेगेटिव 1/3 ऑफ एलिमेंट्री चार्ज. ओके, अब न्यूट्रॉन में क्या होता है, 2 डाउन क्वार्क होता है, एक आपका अप क्वार्क होता है. ओके, न्यूट्रॉन कंसिस्ट 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क. सो न्यूट्रॉन कंसिस्ट 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क. वी हैव टू फाइंड द नेट चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन. सो ऑल यू हैव टू डू is to do the algebraic sum of all the charges which are present in the neutron. So net charge of down quark is 2 of minus 1 by 3e plus 2 by 3e. Minus 1 upon 3e multiplied by 2 is minus 2 by 3e and plus 2 by 3e. Minus 2 by 3e से plus 2 by 3e हो गया कैंसिल. टोटल चार्ज हो गया आपका 0. That's why neutron is electrically neutral. Okay, so this is the first property of charge, which is additivity. In next lecture or in next video lecture, we are gonna study the more examples of additivity of charges and the quantization of charge and the principle of conservation of charge. Till then, stay home, stay safe. Goodbye. Jai Bharat. Jai Hind.